हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका टेट्रासाइक्लिन, जो टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम पे बाइंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था टेट्रासाइक्लिन, वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम था। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लोरमफेनिकॉल, ये भी क्या है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कल टेट्रासाइक्लिन को हमने बताया था कि ये 30S राइबोसोम पे बाइंड करता है। जो आपके माइक्रोब्स हैं वो क्या है 70S राइबोसोम पे है। 70S राइबोसोम मतलब उसका जो डिवीज़न 2 पार्ट होगा वो 50 और 30 का होगा। तो टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम बाइंड करता है, क्लोरमफेनिकॉल 50S राइबोसोम पे बाइंड करता है, जो मैसेंजर आरएनए से अटैच होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसको डिफरेंट स्टेप पे बाय डिफरेंट ड्रग को हम दे करके हम ब्लॉक करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो एसाइल अमीनो ट्रांसफ़र आरएनए होता है उसको ए साइट पे अटैच नहीं होने दे रहे थे। अब ए साइड पे अटैच नहीं होगा तो उसके क्या होगा, चेन का इलांगेशन नहीं होगा। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं क्लोरमफेनिकॉल जो 50S राइबोसोम बाइंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्लोरमफेनिकॉल ऑब्टेंड कहाँ से होता है। तो क्लोरमफेनिकॉल होता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली से ऑब्टेंड होता है। ये क्या है, ये एक येलोविश क्रिस्टलाइन आपका है, वाइट कलर का होता है। एक्वस सोल्यूशन जो है तो क्वाइट स्टेबल है। हम लोगों ने देखा था कि टेट्रासाइक्लिन में अनस्टेबल था, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ स्टेबल ड्रग है ये। अगर एक्वस सोल्यूशन देखें कुछ इसका स्टेबल है। इसके पास नाइट्रोबेंजीन सब्सटीट्यूट होता है। वही नाइट्रोबेंजीन सब्सटीट्यूट जो होता है वो स्पेक्ट्रम के लिए रिस्पांसिबल होता है, साथ साथ में आपका एंटी बैक्टीरियल रिस्पांसिबिलिटी होती है। अब एंटी बैक्टीरियल रिस्पांसिबिलिटी जो है ये प्रोबेबली माना जाता है कि जो नाइट्रोबेंजीन रिंग है, नाइट्रोबेंजीन सब्सटीट्यूशन है, उसी की वजह से ही आपका है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है क्लोरमफेनिकॉल। अब हम लोग बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो हमने बताया कि क्लोरमफेनिकॉल 50S राइबोसोम पे बाइंड करता है। अब 50S राइबोसोम बाइंड करता है, जो मैसेंजर आरएनए से अटैच होता है वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्लोरमफेनिकॉल बाइंड 50S राइबोसोम ऑन मैसेंजर आरएनए व्हिच इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंटरफियरिंग ट्रांसफर ऑफ इलांगेटेड पेप्टाइड चेन टू न्यूली अटैच एसाइल ट्रांसफर आरएनए ऑन मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो चेन जो इलांगेटेड चैन है उसका ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफ़र को क्या करता है आपको इनहिबिट कर देता है। जो पी साइड से ए साइड पे जाता है यही ट्रांसफ़र इनहिबिट हो जाता है। तो हमने बताया कि क्लोरमफेनिकॉल 50S राइबोसोम बाइंड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। कैसे करता है कि जो इलांगेटेड पेप्टाइड चैन है जो आपका पेप्टाइडल साइड से एक्सेप्टर साइड पे जाता है उसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। तो चैन का इलांगेशन नहीं होगा और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्लोरमफेनिकॉल बाइंड टू 50S राइबोसोम, 50S राइबोसोम पे बाइंड करेगा। क्या करता है कि इलांगेटेड पेप्टाइड चैन को ट्रांसफ़र जो हो रहा है एक साइड से दूसरे साइड पे जो हो रहा है उसको इनहिबिट कर देता है। अब इसको इनहिबिट कर देगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। प्रोटीन सिंथेसिस अगर नहीं हो रही तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक अपना इफेक्ट शो करेगा। ये तो हो गया कि फ्लो चार्ट में आप मैकेनिज्म बनाएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम लोग इसको देखते हैं डायग्राम के थ्रू। तो ये है एक्सेप्टर साइड, ये है क्या है पेप्टाइड ट्रांसफर साइड्स है। यहाँ पे देखिए ये कोडॉन एंटी कोडॉन है, 30S राइबोसोम 50S राइबोसोम। क्लोरमफेनिकॉल 50S राइबोसोम बाइंड करता है जहाँ पे इलांगेटेड पेप्टाइड चैन जो पी साइड से ए साइड पे जो ट्रांसफ़र होता है उसको ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। तो हमने बताया कि इनहिबिट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पहला चीज़ है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। और जो ट्रांसफ़र फ्रॉम पी साइड, जो पी साइड से ए साइड पे ट्रांसफ़र हो रहा था इलांगेटेड पेप्टाइड चैन, उसके ट्रांसफ़र को इनहिबिट कर देगा। अब ट्रांसफ़र इनहिबिट हो जा रहा है, इसका मतलब है चैन का इलांगेशन नहीं होगा। चैन का इलांगेशन नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे इनहिबिट हो जाएगी। ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म। हम लोग दोबारा देख लेते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए है, ये आपका ए साइट है, पी साइट है। क्लोरमफेनिकॉल 50S राइबोसोम बाइंड करता है, क्या करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। और जो आपका क्या है ये पेप्टाइडल जो आपकी चेन है
उसको पी साइड से ए साइड पर जो ट्रांसफ़र होता है उसको इनहिबिट कर देता है। ये होगी इसकी मैकेनिज्म। एक लाइन याद करना है, 50S राइबोसोम बाइंड करता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। अब हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम की। पहला चीज़ है कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स है। जैसे जैसे डोज बढ़ाते जाते हैं बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। और कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकती है, साल्मोनेला हो सकता है, इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोमाइसिस टाइफी हो सकता है एंड एच इन्फ्लुएंजा। तो ये इनके अगेंस्ट में इनका इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के। तो इसमें भी क्या है कि बहुत से माइक्रोब्स जो हैं वो यहाँ पे क्लोरमफेनिकॉल के अगेंस्ट में क्या है, रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं। जैसे वो लोग क्या करते थे, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में डेवलप करते हैं यहाँ पे। तो हमने बताया कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है तो क्या होता है, ये ग्रेडेड मैनर में होता है। ग्रेडेड मैनर होता है कि जब हम बहुत दिनों तक डोज यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि रिसेप्टर का जो है डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है, जहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करती है उसमें सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। तो उतना डोज जो ड्रग का है वो इफेक्ट शो नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, थेरेपी को चेंज कर देते हैं या ड्रग के डोज को बढ़ा देते हैं। तो ये ग्रेडेड मैनर में आपका काम करता है। ग्रेडेड मैनर में रेजिस्टेंस डेवलप होता है। अब फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, फार्माकोकाइनेटिक में ओरली ऑब्जर्व्ड ड्रग है 50 to 60% बाउंड होती है। उसके बाद जाके क्या होता है, डिफरेंट पार्ट में क्या होगा आपका, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मेटाबॉलिज्म हो जाती है लीवर में। उसके बाद ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन होता है। ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर जाती है। अब जो नियोनेट्स होते हैं उनमें ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन नहीं होता है। अगर ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है, जो एक्सक्रीशन है, फुली डेवलप नहीं होता है, तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग, डोज को कम कर देते हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। तो इसमें सबसे पहला जो एडवर्स इफेक्ट है वो है आपका बोन मैरो डिप्रेशन। तो ये इसमें होता है, बोन मैरो डिप्रेशन में ये प्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, जो बोन मैरो की जो सेल हैं वो क्लोरमफेनिकॉल के लिए हाईली ससेप्टेबल होती है। हाईली ससेप्टेबल मतलब है कि जब कोई भी क्लोरमफेनिकॉल मॉलिक्यूल है सबसे पहले ये वहाँ पे बैठे होते हैं अटैच बाइंड करने के लिए, हाँ मेरे पास आओ मैं बाइंड कर लूँगा, ठीक। इनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे बोन मैरो डिप्रेशन होने लगता है। तो एक डोज डिपेंडेंट होता है, एक डोज डिपेंडेंट नहीं मैनर में होता है। दोनों से क्या होता है, बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है, ये प्लास्टिक एनीमिया, ये ग्राइलोसाइटोपेनिया हो जाती है। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी हमने वही बताया था कि जब ये एक्सपोज होता है लाइट में, जैसे लेते हैं तो क्या होता है, स्किन में डिपोजिशन होता है। जैसे स्किन के आपकी यूवी रेडिएशन एक्सपोज होता है, सनलाइट में आते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है, जिसे बोलता है हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। उसके बाद आता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या होता है, जब क्लोरमफेनिकॉल 100 mg से ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है नियोनेट्स में, वो भी इमेच्योर कंडीशन में। तो इमेच्योर जो बेबी होता है वो क्या करता है कि इसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्या होता है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, हाइपोथर्मिया होने लगती है, आपका हाइपोटोनिक होने लगता है। अब दूसरा चीज़ है कि ये कंडीशन जो आ रही, रिस्पायरेशन जो होता है इरेगुलर हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाता है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या होता है कि क्यों ऐसा होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम इसलिए ऐसा होता है कि जो नियोनेट्स है, प्रीमेच्योर है, वहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस और एक्सक्रीशन प्रोसेस फुली डेवलप नहीं होता है। अब फुली डेवलप नहीं होगा इसका मतलब है कि ड्रग का वहाँ पे क्या है कि जो आपकी मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए, जो एक्सक्रीशन होना चाहिए बॉडी से, वो नहीं होता है। तो ये ड्रग क्या होती है, बॉडी में डिपॉजिट होने लगती है। जब बॉडी में डिपॉजिट होने लगती है तो यही क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट्स शो करता है, जिसे बोलते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये कभी कभी शार्ट नोट पूछा जाता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम लिखिए। तो वही बताया कि ये नियोनेट्स प्री मैच्योर बेबी में जब हम क्लोरमफेनिकॉल का 100 mg से ज़्यादा जो यूज कर लेते हैं तो ये बॉडी में सिम्टम्स क्रिएट करता है, इरेगुलर रिस्पायरेशन हो जाता है, कार्डियक कोलैप्स हो जाता है, डेथ हो जाती है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, हाइपोटोनिक बॉडी हो जाती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमने बताया कि इनका जो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन प्रोसेस है फुली डेवलप नहीं होता है, ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट नहीं करती हैं, ड्रग की टॉक्सिसिटी बॉडी में बढ़ जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं इंट्रैक्शन के। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें, अच्छा दूसरा एक पॉइंट और छूटा है, सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन जब भी एंटीबायोटिक लेते हैं सुपर इन्फेक्शन काज होता है। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है, जब एंटीबायोटिक लेते हैं किसी डिजीज़ की ट्रीट के लिए, वो क्या करता है, हमारी बॉडी में कुछ जो आपका बॉडी में फ्लोरा होते हैं, गट फ्लोरा हो या
जो फ्लोरा होते हैं जो आपकी बॉडी में, उसको वो क्या करते हैं, फ्लोरा को डैमेज कर देते हैं। यही जो फ्लोरा को डैमेज करते हैं इसे बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। मीन्स अगर एंटीबायोटिक किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए रह रहे हैं, वो डिजीज़ ट्रीट हो जाती है, उसके बाद एक बॉडी में और डिजीज़ क्रिएट हो जाती है जिसे बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। मीन इन्फेक्शन के ऊपर इन्फेक्शन, दैट इज़ द सुपर इन्फेक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रैक्शन की। क्लोरमफेनिकाल टलब्यूटामाइड हो, वारफेरिन हो, फिनेटोइन, इनकी ड्रग की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है। अब ड्रग की मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो रही है, इसका मतलब है ड्रग का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगा। ड्रग का कंसंट्रेशन बॉडी में क्या हो जाएगा, यहाँ ड्रग का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगा। तो ये होती है इसकी ड्रग इंट्रैक्शन। अब बात करते हैं कि क्लोरमफेनिकाल के प्रिस्क्रिप्शन की। सबसे पहला है कि क्लोरमफेनिकाल रिपीटेड डोज में नहीं लेना है। मीन्स रिपीट थेरेपी आपको नहीं करनी है। अगर आपके पास फर्स्ट लाइन की ड्रग है तो आप उसको यूज करें, इसको ज़रूरत नहीं है यूज करने की, क्योंकि बोन मैरो डिप्रेशन इसकी सीरियस टॉक्सिसिटी है। दूसरा चीज़ है नियोनेट्स में अगर आपके पास अल्टरनेटिव ड्रग है तब आप इसको नहीं यूज करिए। दूसरा चीज़ है कि जिनके पास किडनी डैमेज हो, लीवर डैमेज हो, उस कंडीशन में भी आपको अवॉइड करना है। उसके बाद आता है कि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा यूज एंटेरिक फीवर में करते हैं, जो एस टाइफिस साल्मोनेला टाइफिस होता है। ठीक है, तो जो एंटेरिक फीवर है जैसे टाइफाइड हो गया, ऐसे कंडीशन में क्लोरमफेनिकाल का यूज़ हम लोग कर लेते हैं। मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, गोनोरिया हो गया, ठीक, ऐसे कंडीशन जहाँ पे है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लोरमफेनिकाल को यूज करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा क्लोरमफेनिकाल कि कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम एक्टिविटी क्या है, मैकेनिज्म का क्या है, इसका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है और यूजेस क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो आपका होता है एंटेरिक फीवर और आपका होता है एनरोबिक में। एनरोबिक में होता है कि जो मान लीजिए आपका मेनिंजाइटिस हो गया, एनरोबिक हमने बताया था जहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए कोई भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे एनरोब्स बोलते हैं। तो एनरोब्स हो गया, एंटेरिक फीवर हो गया, ऐसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं वो क्लोरमफेनिकाल करते हैं। क्लोरमफेनिकाल क्या है, आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो आज हम लोगों ने क्लोरमफेनिकाल कवर कर लिया है। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको फिर दोबारा आपको रिपीट कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको, तो मेरा ये चैलेंज है कि आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। पूरा क्लोरमफेनिकाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना ही मैटर आपको पढ़ना है, आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपके जीपैट या कोई एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो सब इसमें इंक्लूड है। फिलहाल पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में आपके नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।